बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन ट्रिंक और उसके साथ ही हम आइडियल भी कवर कर लेंगे और आइडियल के कुछ थ्योरम्स भी। आइडियल मैं आपको पहले कवर करवा देती हूँ क्योंकि इसका यूज़ जो है वो क्वेश्चन ट्रिंक में भी है। तो आइडियल क्या है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ आर इज सेड टू बी आइडियल। हम इसको आई को क्या आइडियल कब कहेंगे? जब हमारे पास जो आई है वो एक तो सब रिंग होगा आर का, यानी कि हमें पता है सब रिंग की दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमने पढ़ी थी। दो प्रॉपर्टीज कौन सी थी? फॉर ऑल ए माइनस बी जो है वो ए और बी किससे बिलोंग कर रहा होता है? सबसेट से। ठीक है, तो ए माइनस बी बिलोंग टू आर हो और उनके जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आर से बिलोंग कर रही हो। बेसिकली हमने उस आई को आइडियल कब कहना है? एक तो हमारे पास वो सब रिंग इटसेल्फ हो, नंबर दो कि हमने उस आई में से एक ए एलिमेंट ले लिया है और स्मॉल आर ले लिया कैपिटल आर में से। सही है। अब जब हम इन दोनों को एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए को और आर को, ए आर की फॉर्म में या आर ए की फॉर्म में, इन दोनों का आंसर हमें सबसेट में ही मिले तो उसे कहते हैं आइडियल। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ आर इज सेड टू बी आइडियल इफ आई इज अ सबरिंग ऑफ आर एंड द नंबर सेकंड कंडीशन इज फॉर ए बिलोंग्स टू आई, आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बोथ ए आर एंड आर ए इन आई। आई में हमारे पास उसका आंसर जो है वो लाइक करता हो तो उस सेट को, इस सबसेट को हम कहते हैं कि वो एक आइडियल है। अब आइडियल के आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, एक है लेफ्ट आइडियल और एक है राइट आइडियल। लेफ्ट आइडियल कहता है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ आर इज सेड टू बी लेफ्ट आइडियल इफ, यानी कि अगर जो हम कैपिटल स्मॉल आर ले रहे हैं कैपिटल आर से और स्मॉल ए ले रहे हैं आई यानी आइडियल से, तो अगर आर जो है वो लेफ़्ट साइड पे लगा होगा तो आपने उसे क्या देना है कि वो लेफ़्ट आइडियल है। अगर तो आर ए का जो आंसर है वो आई से बिलोंग करता है। तो देखें, आइडियल होने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आर ए और ए आर का आंसर आई से बिलोंग कर रहा हो, लाजमी। ठीक है, लेकिन उसको स्पेसिफिकली लेफ़्ट आइडियल कब कहेंगे? जब हम आर ए जो है वो आई से बिलोंग कर रहा होगा। और राइट आइडियल कब कहेंगे? जब ए आर की पोजीशन को देखना है। अगर आर लेफ्ट साइड पे है तो वो लेफ्ट आइडियल, आर जो है वो राइट साइड पे तो वो राइट आइडियल। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हर आइडियल है वो भी लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है। क्यों? क्योंकि हर आइडियल में जो है वो ए आर और आर ए दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही होती हैं। तो एवरी आइडियल इज लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसके साथ ही हमारे पास एक नोट है, एवरी आइडियल इज अ सब रिंग। ये चीज़ तो हमें पता है। देखें, आइडियल के लिए दो कंडीशन तो ज़रूरी हैं, एक सबरिंग हो और दूसरा उसके पास हमारे पास लेफ्ट और राइट आइडियल भी हों। तो सबरिंग होगा तो आइडियल की डेफिनेशन तक पहुंचेगा ना। तो इसका मतलब है कि एवरी आइडियल सबरिंग तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सबरिंग जो है वो आइडियल बनाती हो। क्योंकि देखें, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट है, सही है। अब उस सेट के वो सबरिंग तो है, लेकिन हम उसको क्या आइडियल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आइडियल उसके होने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए कि वो लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल यानी ए आर और आर ए भी उसके अंदर एग्जिस्ट करते हों, तो फिर हम उसको आइडियल कहेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अब दूसरी एग्जांपल लें कि एक सेट है हमारे पास और वो आइडियल है, तो क्या वो सबरिंग होगा? लाजमी बात होगा, क्योंकि आइडियल के प्रोसेस तक पहुँचने के लिए उसे पहले सबरिंग होना ही पड़ा था, उसके बाद वो आइडियल बना था। तो इसका मतलब है कि एवरी आइडियल इज़ अ सबरिंग बट इट्स कन्वर्स मे और मे नॉट ट्रू। आइडियल की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन ट्रिक। लेट आई बी एन आइडियल इन आर, फॉर ए बिलोंग्स टू आर वी डिफाइन आर बाय आई विच इज कंटेन्स दिस सेट एंड एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस आई, यानी आर बाय आई की में जो सेट एलिमेंट्स होंगे वो ए प्लस आई की फॉर्म में होंगे। जो यहाँ पे जो ए है वो आर से बिलोंग कर रहा होगा और जो आई आइडियल है वो इटसेल्फ आएगा। अब किसी भी दो क्वेश्चन स्ट्रिंग के दो एलिमेंट्स को ऐड किस तरह से किया जाता है और मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है वो इस फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्वेश्चन स्ट्रिंग के दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो आप इस तरह से करेंगे कि जो सिंपल एलिमेंट्स आर से बिलोंग कर रहे हैं, आर वाले इकट्ठे अलहदा होंगे ऐड, और जो आइडियल है वो तो इटसेल्फ है ना। आइडियल में आइडियल ऐड करेंगे तो वो तो एक ही आइडियल है, तो आंसर वही आइडियल आएगा। इसलिए आ गया ए प्लस बी प्लस आइडियल। और ये जो ए प्लस बी आप लिखेंगे ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, अगर ना भी लिखेंगे तो इट डजेंट मैटर। फिर उसके बाद है एक क्वेश्चन स्ट्रिंग के सेट के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। दिस इज़ लाइक दैट कि हम आर के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखेंगे और आइडियल को जब आप आइडियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही एलिमेंट बनेगा। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा ए बी प्लस आई। नोट है, इफ़ आर इज़ कम्यूटेटिव रिंग with unity then r by I is also a commutative ring with unity।
जो प्रॉपर्टी आर की होगी वही प्रॉपर्टी इस क्वोशंट रिंग की भी होगी, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, तो जो हमारे पास उस आर रिंग का क्वोशंट रिंग बनेगा वो भी कम्यूटेटिव रिंग होगी। उसके बाद अगर वो आर जो है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो क्वोशंट रिंग जो बनेगी वो भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी। तो आर जो प्रॉपर्टीज पोसेस करेगा वही प्रॉपर्टीज पोसेस करेगी क्वोशंट रिंग। इसका एक थ्योरम है, प्रूव दैट आर बाई आई विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन इज आ रिंग, कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दोनों ही एक रिंग है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। और रिंग के लिए हमें पता है कि अबीलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होना चाहिए, सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, एंड देन हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो होल्ड होनी चाहिए। तो सबसे पहले एडिशन के लिहाज से अबीलियन ग्रुप जो है प्रूव करते हैं, और अबीलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टीज जो है पोसेस करती हैं। नंबर 1 इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी होल्ड करनी चाहिए, इन्वर्स होल्ड करना चाहिए, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आपने एक सेट में से 2 एलिमेंट उठाया और उसका आंसर जो है ऐड करने के बाद उसी सेट में अगर बिलोंग कर रहा है तो इसमें के उस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। फर्स्टली वी शो दैट आर बाई आई इज़ अ अबीलियन ग्रुप। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने इसमें से 2 एलिमेंट्स उठा लिए। अब इसमें एलिमेंट हैं ए प्लस आई टाइप के। अगर मैं इसमें से एलिमेंट उठाऊंगी एक्स और वाई कोई भी, तो वो किस टाइप के होंगे, R1 प्लस आई और R2 प्लस आई टाइप के। इनको ऐड करेंगे तो हमें पता है ऐड किस तरह से करते हैं। ऐड किया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू R1 प्लस आई प्लस R2 प्लस आई, तो R1 प्लस आई प्लस आई। अब देखें एक सेट है R, उसके 2 एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो R ही टाइप का आएगा, तो आएगा R3 प्लस आई। R3 प्लस आई की फॉर्म में इसका हमने इसमें से लिया R बाई आई से 2 सेट लिए, 2 एलिमेंट उठाए और उसको ऐड किया, आंसर भी उसी सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने 3 एलिमेंट्स उठाने हैं, तीनों को ऐड करना है, आंसर अगेन उस सेट में जाएगा, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो मैंने एक्स वाई और जी 3 एलिमेंट्स उठाए और वो R1 प्लस आई, R2 प्लस आई और R3 प्लस आई के टाइप का एलिमेंट होगा। इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद आर वाले टर्म्स को सेपरेट कर दिया और आई सेपरेट रहा। अब देखें 3 आर की टर्म्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि अगर आप 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर एक नंबर ही आएगा, कोई अल्फ़ाबेटिकल या अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरह से अगर आर टाइप की कोई 3 एलिमेंट्स को आप ऐड कर रहे हैं तो आर टाइप की ही कोई चौथी एलिमेंट आएगा। तो हमने क्या किया कि बेसिकली हमने एक्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह से है कि आप x प्लस वाई प्लस जी, आप ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करके उसको इस तरह से लिख सकते हैं, और आपका एडिशन जो है उसका आंसर भी उसी में बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने जब इसको सेपरेट लिखा तो आप ब्रैकेट चेंज हो सकती है x प्लस वाई के साथ, इसको मैंने अलग लिख दिया क्योंकि एडिशन में आप 2 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2 लिखें, और यह चाहे तो 2 के अलहदा 2 के साथ अलहदा ब्रैकेट लगा दें और 3 के साथ अलहदा, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐड हो रही हैं 2 टर्म्स। तो जब मैंने इसको इस तरह से लिखा तो मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से होती है 0, तो उसके लिहाज से हम करेंगे। देखें आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी एलिमेंट में अगर एडिशन के लिहाज से बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जो आप किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो उसके ऊपर कोई फ़र्क ना डले, ठीक है। तो हम a प्लस आई हमने एक एलिमेंट उठाया और उसको लेफ्ट साइड से भी ऐड करके देख लिया और राइट साइड से भी, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। दिस मीन्स दैट कि 0 प्लस आई जो है ये आइडेंटिटी है आर ओवर आई की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इन्वर्स प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आप किसी एलिमेंट के साथ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप किसी एलिमेंट के साथ एक ऐसा एलिमेंट ऐड करवाएं कि आपको आंसर में कोई आइडेंटिटी मिल रही हो, ठीक है। तो मैंने इस a प्लस आई में माइनस a प्लस आई जब ऐड करवाया तो जब ऐड हुआ तो आंसर मुझे मिला 0 प्लस आई विच इज़ एन आइडेंटिटी ऑफ दी आर बाई आई सेट। अब मैंने इसको लेफ्ट साइड से भी ऐड करवा दिया और राइट साइड से भी ऐड करवा दिया, आंसर मेरे पास आइडेंटिटी आया है। इसका मतलब है कि 4 प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो गई हैं। तो आर बाई आई इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको अबीलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूफ करने के लिए हमें इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल करवानी पड़ेगी। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बाई आई, एक्स इज इक्वल्स टू R1 प्लस आई एंड वाई इज इक्वल्स टू R2 प्लस आई। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये R1 प्लस आई और R2 प्लस आई, अभी हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी इसकी जो स्पेस है वो चेंज कर सकते हैं प्लेस। अब ये इसको हम R2 प्लस और R1 लिख सकते हैं। अब अगेन इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगा R2 प्लस आई प्लस R1 प्लस आई।
यानी कि x प्लस वाई वाई प्लस एक्स के इक्वल हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी फुलफिल कर गई है। हेंस r बाई आई इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको सेमी ग्रुप प्रूव करना है। देन हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज फुलफिल करवा के जब ये सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो जाएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि एक क्वोशिएंट रिंग जो होता है वो एक रिंग होता है। तो सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मीनिंग दैट कि हम दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और आंसर अगेन उसी सेट में लाई कर रहा है जिस सेट से हम एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो मैंने एक्स वाई उठाया, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करवाया, r1 r2 प्लस आई आ गया। हमें पता है दो एलिमेंट्स जब एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर भी उसी टाइप का आ रहा होता है। यानी अगर आर टाइप के एलिमेंट्स दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर r3 टाइप का होगा। तो इसमें इट्स मीन कि एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है r बाई आई से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं और ब्रैकेट्स को जब हम उसकी रिप्लेस कर रहे होते हैं तो वो चीज़ बताती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। हमने तीन एलिमेंट्स उठाए, उसको मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई है। अब मैं इसको r1 r2 और r3 को मैं r1 r2 का पेयर भी बना सकती हूँ, r1 r3 का पेयर भी बना सकती हूँ, r2 और r3 का पेयर भी बना सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि मैंने अब ब्रैकेट क्योंकि y और z के ऊपर है, मुझे राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट x और y के ऊपर चाहिए और x और y में r1 और r2 के एलिमेंट्स आते हैं। इसलिए मैंने r1 और r2 को सेपरेट कर दिया और r3 को सेपरेट कर दिया। क्योंकि देखिए अगर आप इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे तो इस टर्म ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है और आई ने तो वैसे ही रहना। तो मैं अगर इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूंगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं इसको z लिख सकती हूँ जो हमने z ऊपर सपोज किया था और इन दोनों को अगेन स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये आ जाएगा ब्रैकेट चेंज करके, ब्रैकेट की जगह चेंज हो गई और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई है। नाउ वी विल शो लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये मैंने एलिमेंट्स जो है हमने लिए हुए थे उसकी वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसको जब मल्टीप्लाई मैंने करवाया तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ r1 और r2 प्लस आई, r1 r3 प्लस आई। ठीक है, अब r1 r2 को स्प्लिट करके लिख दिया, r1 r3 को स्प्लिट करके लिख दिया, इसको लिख सकते हैं x y x z। तो ये चीज़ हमने शो कर दी। हमने लिया था मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और उसको ओपन करके शो कर दिया। अगेन ऐसे ही हमने एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन को शो करना है और इसमें हम शो करेंगे कि x प्लस वाई इंटू जी इक्वल होता है एक्स जी प्लस वाई जी के। ये चीज़ शो होगी। अब ये सारे के सारे सेमी ग्रुप भी हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अबेलियन ग्रुप भी हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ भी दो होल्ड हो गई है, लेफ्ट भी और राइट भी। तो इसका मतलब है कि r बाई आई जिसको हमने क्वोशिएंट रिंग कहा था वो एक इटसेल्फ एक रिंग है। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक थ्योरम है क्वोशिएंट रिंग का। लेट r बी अ रिंग विद u एज एन आइडियल इन r डिफाइन। अब यहाँ पे आइडियल की डेफिनेशंस जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, इसके लिए आपको आइडियल का पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले इसमें आइडियल जो है वो एक्सप्लेन किया। डिफाइन अब मैपिंग फ्रॉम r टू r बाई यू बाई फाई ऑफ a इज इक्वल्स टू u प्लस a देन k ऑफ फाई इज इक्वल्स टू u। वो ये कह रहा है कि आपके पास r एक रिंग है और u को आपने आइडियल एज एन आइडियल लेना है r का, और उस r से और r बाई यू से आप यहाँ पे इसको u लिख लें, i लिख लें, हमने बेसिकली यहाँ पे आइडियल लेना होता है। ठीक है, तो इस r से उस रिंग से क्वोशिएंट रिंग के ऊपर उसने एक मैपिंग डिफाइन करवाई है और वो ये कह रहा है कि जब आप इसमें से a एलिमेंट उठाते हैं और उसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो a प्लस यू आप लिख लें या u प्लस a लिख लें। ये डेफिनेशन में क्लियर करवा चुकी हूँ मैं, तो वो u प्लस a की फॉर्म में है। ठीक है, देन k फाई उसने कहा कि जहाँ पे आपको k फाई नज़र आए उसको आप u कंसिडर कर सकते हैं, यानी आइडियल जो है हमारा वो बेसिकली कर्नल ऑफ 5 है। और कर्नल ऑफ 5 में क्या होता है, वो एलिमेंट्स आते हैं जो जिनके ऊपर मैप करने से आंसर आपको 0 मिल रहा हो, तो वो एलिमेंट्स जो इकट्ठे होकर बनाते हैं वो कर्नल ऑफ 5 बना रहे होते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एवरी नील पोर्टेंट सेट इज़ एन आइडियल रिंग, ये एज एन एमसीक्यू, ये आपने याद रखना है। देन हमने k5 से एक एलिमेंट उठाया kx। अब अगर x जो है वो k5 से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि k5 में तो वही एलिमेंट जाते हैं जो मैपिंग जिनके ऊपर अगर मैपिंग अप्लाई करें तो आंसर में आपको 0 मिले। तो मैंने जब इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई की तो आंसर में मुझे 0 प्लस यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 प्लस यू क्या है, हम यहाँ पे क्वोशिएंट रिंग ले रहे हैं, इसलिए इस फॉर्म में इसका 0 एलिमेंट आएगा। तो आप फाई ऑफ एक्स को हमने ये भी कहा हुआ है कि फाई ऑफ एक्स
अगर देखेंगे फाई ऑफ ए प्लस यू है, इसको आप ए प्लस यू भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है फाई ऑफ एक्स प्लस यू होगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ आ रही है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस यू, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। इधर 0 प्लस यू प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस यू। अब एक्स प्लस यू 0 में यू ऐड करेंगे तो अगेन 0 ही आएगा। अब ये बात आपने याद रखनी है कि किसी एलिमेंट में और कोई पूरा का पूरा सेट ऐड हो रहा है और आंसर आपको वो ही सेट मिल रहा है, दिस मीन्स दैट कि ये एलिमेंट अगेन पहले ही उसमें एग्जिस्ट करता था, इसीलिए तो उसने उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला। मतलब कि अगर आपके पास है 2 और इसमें ऐड हो रहा है 0, तो आपको आंसर तो 2 ही मिलेगा। मतलब कि 0 ने इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला। अगेन ऐसे ही है कि अगर आपके पास कोई ऐसे एलिमेंट है और उसके ऊपर एक सेट ऐड हो रहा है, तो सेट के ऊपर आंसर आपको वही सेट मिल रहा है, तो उसके ऊपर उसने कोई इफेक्ट नहीं डाला, मीनिंग दैट कि वो जो एलिमेंट है वो उसी सेट में से बिलोंग कर रहा है। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा? यू। तो हमने जब ये इसका प्रूफ स्टार्ट किया था, तो हमने जो एक्स लिया था वो के फाई से लिया था। तो अगर एक्स यू से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि के फाई सबसेट है यू का। अब हम एक्स ले लेते हैं यू से, ठीक है, कन्वर्स लेके चलते हैं। जब कन्वर्स लेके चलेंगे तो एक्स अगर बिलोंग कर रहा है यू से, तो हम इसको अगेन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस यू इक्वल टू यू। अगर एक्स प्लस यू इक्वल टू यू है, तो इसका मतलब है कि हम एक्स के ऊपर जब मैपिंग अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर यू आ रहा है। अगर आंसर यू आ रहा है तो हम तो यहाँ पे ये लेके चले थे कि एक्स बिलोंग कर रहा है यू से, तो मीनिंग दैट के यू सबसेट किसका हो गया? कर्नल ऑफ फाई का। अब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी बनती है ए इक्वल टू बी। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने प्रूव यही करना था कि कर्नल ऑफ फाई यू के इक्वल है। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई।